जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको पॉलिटी का 11th पॉलिटी का चैप्टर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव्स चुनाव और प्रतिनिधित्व का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत अधिक है, मैं आपको सारा डील करूंगा दोस्त। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं। सबसे पहले आप वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि अगर आप पूरी नहीं देखोगे, एक्सप्लेनेशन नहीं देखोगे, तो आपको बात कैसे समझ में आएगी, है ना। तो बात को समझने के लिए देखना है, ठीक है। मैं आपको थंबनेल में अगर बढ़िया से थंबनेल लगा दूं कि ये 10 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, तो आप पूरा वीडियो को देखते हैं। और अगर ऐसा ना लिखा जाता आप नहीं देखते हैं। ये आपकी गलत फहमी है, बेवकूफ़ वाले ज़िंदगी जी रहे हो, है ना। तो मेरी बात समझिए, क्वेश्चन को ऐसे करके डील कर देना चाहिए कि अगर जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं वो तो पूछे जाने के चांसेस है, और अगर नहीं भी पूछे तो ऐसे डील कर देंगे कि ये सारा क्वेश्चन जितना हम डील करेंगे उससे आने का चांसेस 100% बन जाता है। तो पूरा से देखिए, बेवकूफ़ बनने का काम नहीं करें। आइए देखते हैं। देखिए, चुनाव और प्रतिनिधित्व, जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब लोगों को सबसे बड़ा यह समस्या था कि देश को कैसे चलाएं, देश के लोगों को कैसे डेवलपमेंट दें, देश में कैसे हम यूनिटी को कायम करें। ये बहुत बड़ी समस्या था। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर में रखते हुए संविधान नाम का एक किताब लिखा गया। किताब का नाम क्या है? संविधान। इंग्लिश में इसे कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं। आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैं दोनों भाषा में आपको बताऊंगा और वीडियो में बने रहिए। मैं क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों आपका लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इवन कि फिर आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो देश को चलाने के लिए, ताकि किसी भी तरीके से मतभेद ना हो और लोग अपनी इच्छा से जी सके और देश का भी सम्मान कर सके, इसके लिए एक किताब लिखा गया, नाम है संविधान। और इस संविधान में 3 शक्तियां दिया गया। उस शक्ति को कहते हैं आपका एग्जीक्यूटिव, फिर आपको कहते हैं लेजिस्लेटिव, और फिर हो जाता आपका जुडिशरी। यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। क्लियर है? तो ये देखिए, यहां पर कौन बैठते हैं? यहां पर बैठते हैं प्रेसिडेंट, बैठते हैं प्राइम मिनिस्टर, बैठते हैं अटॉर्नी जनरल्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। और ये आपके राज्य और देश के बाहर और भीतर ये सभी का देखरेख करते हैं, राइट। लेजिस्लेटिव क्या होता है? लेजिस्लेटिव का जो सबसे आखिरी छोर होता है, लास्ट होता है, उसको कहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव एमएलए। ऊपर वाला को कहते हैं एमपीज, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये विधायक का मतलब क्या समझ, देख रही है, आराम से समझिए। विधायिका यानी विधि बनाने वाला घर, नियम बनाने वाला घर या समुदाय। और इसको, ये आपका सबसे ऊपरी चीज को कहते हैं पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। यानी कि इसको कहते हैं सांसद। और सांसद विधि बनाने का सबसे ऊंचा सदन है। ये देश में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस प्रकार का योजना आनी चाहिए, किस प्रकार का नहीं होना चाहिए, किसको इलेक्शन में लाना चाहिए, नहीं, ये सब बात, ठीक है। तो इसका जो हेड होता है, इसका जो प्रशासन का जो हेड होता है, उसे कहते हैं प्रेसिडेंट। यानी राष्ट्रपति। और इसमें 2 हाउस होते हैं। एक को कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक को कहते हैं लोकसभा और एक को कहते हैं राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा की अभी जो संख्या है, सदस्यों की जो संख्या है वो है 545। और अभी जो राज्यसभा के जो लोग हैं वो है 245। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए, ये सभी जो लोग हैं, ये हमारे देश को चलाने में, न्याय बनाने में, देश को कैसे चलाना चाहिए, क्या कानून होना चाहिए, सब डिसाइड यही लोग करते हैं, ठीक है। और इसमें जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती है। अब जनता का मतलब समझिए, हमारे देश में आपका कश्मीर से लेकर के
कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक करीब 1 अरब 40 करोड़ से भी ज्यादा हमारे देश की जनसंख्या है। ये क्या सबका सब अपना अपना विचार अगर देंगे तो लोग पागल हो जाएंगे नहीं। इसीलिए हर एक आदमी अपने लिए एक कैंडिडेट चुनता है जिसे प्रतिनिधि कहते हैं या रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। वही रिप्रेजेंटेटिव फिर आपके जाते हैं पार्लियामेंट में, यानी कि वो अपने मेंबर चुनते हैं, जिसको आप राज्यसभा के मेंबर आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये लोग पार्लियामेंट में जाते हैं और ये लोग हमारी बातों को पार्लियामेंट में रखते हैं कि हमें ज़रूरत क्या है, शायद हमें हेल्थ सेक्टर की ज़रूरत है, हॉस्पिटल की ज़रूरत है, तो हमारे लिए फंड आएगा। तो ये सब बातों को इसकी ज़रूरत पड़ती है। देखिए, कहने का मतलब है कि हम नेता चुनते हैं। क्या चुनते हैं? नेता चुनते हैं। और वो नेता पार्लियामेंट में जाकर हमारी बातों को वहाँ रखते हैं। ठीक है, हमारी मौलिक अधिकारों को रखते हैं, हमारे राज्य में हमारे समाज में क्या कमी इसकी बात को रखता है और उसके अनुसार सरकार हमें फंड करती है। ठीक है, तो अब बात आता है कि ये चुनाव कैसे होता है, चुनाव प्रणाली। तो मैं आपको बता दूं कि संविधान जो किया गया है वो 26 जनवरी 1950 यह आपका है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन इससे एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को आपको इसको कहते हैं मतदान दिवस। क्या कहते हैं? मतदान दिवस। इसी समय को, यही 25 जनवरी को चुनाव का गठन किया गया था, चुनाव आयोग का गठन किया गया था। क्लियर? अब इस चुनाव आयोग का गठन इसलिए किया गया था ताकि देश में चोर उचक्कों को जगह ना मिल सके और देश को एक अच्छे तरीके से चलाने के लिए सही लोगों को चुना जाए, जो लोग अपने पसंद से चुने, इन्हें कि किसी के दबाव में आकर के। ठीक है, तो ये किताब देख रहे हैं आप, इसमें लिखा हुआ है भारत का संविधान का उद्देशिका यानी कि प्रपोजल, यानी कि क्या पॉलिसी है। तो इसमें फ्रंट में लिखा हुआ हम भारत के लोग, यानी वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये जितना आप वर्ड देख रहे हैं, यानी कहने का मतलब है कि हम ही हैं जो अपने देश का ख्याल रख सकते हैं, हम ही हैं जो बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम भारत के लोग यानी वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, अब इन सब लोगों को चुनने का काम कौन करेंगे? हम भारत के लोग, यानी एक एक भारतीय को चुनाव में वोट देने का अपना अधिकार है, जिसको कहते हैं राजनीतिक अधिकार। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर? चुनाव आयुक्त का नियुक्ति कौन करते हैं? चुनाव आयुक्त का नियुक्ति कौन करते हैं? प्रमुख चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है आपका प्रेसिडेंट। क्या आंसर है? क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिश्ड? चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? तो मैंने आपको डील में बताया था 25 जनवरी 1950। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को। तीसरा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस, हाउ मेनी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स आर देयर इन ईच स्टेट टू असिस्ट द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत चुनाव आयोग के मदद करने के लिए प्रत्येक राज्य में कितने चुनाव अधिकारी का गठन किया जाता है? तो उसका आंसर होगा एक मुख्य चुनाव आयोग हो गया जो देश यानी नेशनल लेवल के। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक राज्य में एक एक आपके इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं। कितने होते हैं? इलेक्टोरल ऑफिसर एक, यानी कि मुख्य चुनाव आयोग के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट वीवीआई, ध्यान दीजिएगा, Which of the following is not function of the election commission? चुनाव आयोग का कौन सा काम नहीं होता है? तो इसका कौन सा काम नहीं होता है कि किसी दल का ये प्रचार प्रसार नहीं कर सकता है, चाहे कि बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सीपीआई हो, एआईटीसी हो, कोई भी हो, किसी भी दल का ये प्रचार नहीं कर सकते हैं, चाहे तो वह नेशनल लेवल का आपका चुनाव हो रहा हो या स्टेट लेवल का हो या मुखिया का ही चुनाव क्यों ना, किसी का भी वो नहीं कर सकते। इसका काम है निष्पक्ष चुनाव करवाना। आगे समझिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा,
इलेक्शन कमीशन इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इलेक्शन कमीशन का संदर्भ में दिया गया है, इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है। तो ये मैं आपको कह देता हूं, आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 इसका आंसर होगा, आर्टिकल 324। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18, किस संविधान संशोधन के तहत मताधिकार का जो आयु था 21 साल उसे घटा करके 18 साल कर दिया गया? तो मैं ये आपको बता दूं, इसका आंसर होगा 61th अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि 61वां संविधान संशोधन जो आपका 1989 में किया गया था। इसके अनुसार आपका जो है वो 21 साल से नीचे कर दिया गया, क्योंकि आपको कहा जाता है 18 साल में भारत के हर एक नागरिक मैच्योर्ड हो जाते हैं और इतना उन्हें समझ में है कि वो अपने स्वेच्छा अनुसार अपने नेता को चुन सके, सही गलत का पहचान कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोस्ट VVI है, ध्यान दीजिएगा। सच अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच द सिटीजन्स सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट आफ्टर विनिंग द इलेक्शंस and the representative runs the government and takes decisions is called, समझिएगा आराम से क्या बोलता है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें नागरिक अपने प्रतिनिधि को चुनाव में जिता करके खुद संसद में भेजती है ताकि वो सरकार के फैसलों में भाग ले सके और आम डिसीजन वो दे सके और ले सके, तो इसे क्या कहते हैं, है ना? तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ लोकसभा के कितने मेंबर है? 545, और यहाँ राज्यसभा के 245। हम इसमें लोकसभा में डायरेक्ट इसमें हम लोग भाग लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट को कहते हैं प्रत्यक्ष, यानी स्पष्ट रूप से कि हम ही जाकर के उसमें वोट मारेंगे और अपना नेता चुनेंगे। पर जिसे हम चुने हैं वो रिप्रेजेंटेटिव आपके अपने से चुनाव करते हैं। यानी ये जो लोग हैं, मैंने बोला था ना हम भारत के लोग, तो हम जो लोग हैं वो डायरेक्ट वोट देते हैं, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो। तो इसमें जो मेंबर होते हैं ये मेंबर जा करके फिर मतलब एक अलग चुनाव करवाते हैं और वहां पर वो भाग लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग का काम ये है कि रिप्रेजेंटेटिव को चुनना, और इसका काम है कि यहाँ पर जाकर के संसद में जाकर के हमारी बातों को रखना और सरकार के फैसले में अहम भूमिका निभाना, या सरकार चलाना या सरकार बनाना, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष, ठीक है। आपको हिंदी इंग्लिश में कोई समस्या नहीं होगा, आपका क्वेश्चन बोर्ड पर छपा है, आप अपने से देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सच अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, यानी कि ऐसी शासन व्यवस्था इन विच सिटीजन्स टेक अ डायरेक्ट पार्ट, जहां नागरिक खुद से भाग लेते हैं इन रनिंग द गवर्नमेंट, सरकार चलाने में, एंड टेकिंग जनरल डिसीजन इज कॉल्ड, और आम डिसीजन लेने में, ठीक है, आम फैसले लेने में। तो मैंने अभी आपको क्या कहा कि विधानसभा या फिर लोकसभा में लोग डायरेक्ट भाग लेते हैं, है ना। लोकसभा का चुनाव यानी इसी के तहत आपका प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। तो एक प्रकार से प्रधानमंत्री हमारे क्या है? डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है ना। तो इसे हम यानी कि लोकसभा में जितने मेंबर्स उसको हम चुनते हैं, और जिसका बहुमत ज्यादा है फिर उसकी सरकार बनेगी, वो डिसाइड करेगा प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुज जॉब इज टू प्रिपेयर द वोटर लिस्ट, आखिर मतदाता सूची तैयार कौन करता है? कौन ये कहता है कि ये पार्टी के इतने लोग हैं, ये पार्टी के इतने लोग हैं, इसका ये चिन्ह होगा, इसका ये चिन्ह, किसी का हाथ छाप होगा, किसी का फूल छाप होगा, किसी का फूल और खेती दोनों चीज होगा। तो ये कौन डिसाइड करता है?
तो ये आपके डिसाइड करते इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग। आंसर होगा, जी हाँ, आंसर क्या होगा, चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट आपके 10 नंबर मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, इसको आप वीवीआई कर लेना, ठीक है। What are the election that are held after the completion of the fixed 5-year terms of the लोकसभा और विधानसभा? ध्यान दीजिएगा, लोकसभा और विधानसभा के 5 वर्ष पूरा होने के बाद जो चुनाव होता है उसे क्या कहते हैं? मान लीजिए, देखिए मेरी बात समझो, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है यानी कि टर्म जो होता है वो कितना होता है, 5 ईयर्स। कितना होता है, 5 ईयर्स। और राज्यसभा का होता है आपका 6 ईयर्स, ठीक है। हालांकि राज्यसभा का आपका 1/10 यानी कि आप कह सकते हैं इसका 3 बार होता है चुनाव, यानी कि 6 साल में 3 बार होता है। मान लीजिए अगर कोई 2010 में यहाँ पर राज्यसभा का मेंबर बना है तो उसका अगला साल इसका कार्यकाल कब तक रहेगा, 2016 तक। और कोई अगर 2012 में चुना गया तो उसका कार्यकाल रहेगा 18 साल में। अगर किसी को चुना गया 2014 में तो इसका कार्यकाल रहेगा आपका 2020 तक। आप बात समझ पा रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से 1/3 करके इसका इलेक्शन होते रहता है प्रत्येक 2 साल में। पर इसका जो इलेक्शन लोकसभा का होता है वो 5 साल के बाद ही होगा और इसमें डायरेक्ट जनता भाग लेती है, अपने प्रधानमंत्री को चुनने में सहायता करती है। क्लियर है? इसीलिए लोग कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, अब की बार मोदी सरकार। ये डायरेक्ट लोगों तक बात जाता है। लेकिन राज्यसभा के मेंबर कौन है, नहीं, आप भी नहीं जानते हो, इसलिए क्योंकि आप इसमें डायरेक्ट भाग नहीं लेते हो। लेकिन हम लोग मोदी को, चाहे उसके और भी, चाहे मुख्यमंत्री, सबको हम लोग जानते हैं क्योंकि इसमें हम लोग भाग लेते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 11। ऑल मेन एंड वुमेन एंड अदर इंडियन सिटीजन्स, प्रत्येक भारतीय स्त्री पुरुष और अन्य भारतीय हु हैव अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स, जो 18 साल के उम्र को प्राप्त कर चुके हैं यानी 18 साल हो चुके हैं, हु हैव द राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, उन्हें अधिकार है वोट देने का बिना किसी रोकथाम का, बिना किसी जातिवाद का, बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन का। उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। जी हाँ, क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। इसको कहते हैं सार्वभौमिक मताधिकार, वयस्क मताधिकार। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। देखिए, ये सार्वभौमिक अगर नहीं होता, इसको लेकर के ना संविधान में बहुत सारा झमेला हुआ है सार्वभौमिक को लेकर के, क्योंकि लोग पहले सार्वभौमिक नहीं होते थे, यानी मतलब सभी को अधिकार नहीं मिलता था। पर इसके आ जाने से यानी 1989 के बाद ये जो होता है मामला, ये यहां पर हर एक वयस्क यानी कि जो एलिजिबल है, जिसका 18 साल हो गया है, समझ रहे हैं आप बात को, जिसका भी 18 साल भारत में हो गया है, अगर उसके पास वोटर आईडी कार्ड है तो वो अपना वोट जाके दे सकता है। इसके लिए संविधान में बहुत बड़ा बवाल मचा था, ठीक है। तो लेकिन धीरे धीरे संविधान निर्माणकर्ताओं ने और हमारे जो देश के जो बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने समझा कि देश में नीड क्या है। अगर हर एक आदमी वोट नहीं देगा तो समाज में छुआछूत, जाति प्रथा, उच्च नीच का भेदभाव हमेशा इसी प्रकार से चलता रहेगा। रेसिज्म हो गया, कलर्स हो गया, लैंग्वेज, इसके अनुसार से डाइवर्सिटी फैलते रहेगा। और देश तो हमारा इतना बड़ा है तो ये सब होना तो निश्चित है। फिर चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट शुड बी द मिनिमम एज ऑफ कॉन्टेस्ट लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन, है ना। अगर मान ली, देखिए संविधान क्या हमें मौलिक अधिकार मिला है कि नहीं मिला, तो मौलिक अधिकार जो मिला है इसका आपका आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 के बीच में इसको बताया गया, ठीक है। अब इसमें से आर्टिकल 19 क्या कहता है कि हम संगठन बना सकते हैं, हम बोल सकते हैं, लेकिन बोलना क्या, उसके लिए लिमिटेशन होता है। तो जब हम संगठन बना सकते हैं तो यानी कि हम खुद नेता भी बन सकते हैं, अपने पार्टी का खुद से निर्माण कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक उम्र होता है, उसका लिमिटेशन कि आपका मिनिमम एज कितना होना चाहिए। तो इसके लिए मिनिमम एज होना चाहिए 25 ईयर्स। कितना होना चाहिए? 25 ईयर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 25 ईयर्स। कोनो दिक्कत यहां पर? नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, ये कुछ ज्यादा जिगजैग हो गया है। देखिए जो मैं यहां एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं उसे आप
लिखते चले जाएं अपने कॉपी में तो आपको बहुत अधिक मदद मिलेगा और आपकी समझ भी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, हु डिसाइड्स द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट, है ना, इन द इलेक्शन। कहता है कि यहां पर यानी चुनाव आयोग जो है या संविधान का जो भी इलेक्शन होगा उसका लिमिटेशन कौन डिसाइड करता है, कौन सा आयोग डिसाइड करता है, तो इसको कहते हैं डेलिमिटेशन कमीशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेलिमिटेशन कमिश्नर या कमीशन। डेलिमिटेशन कमीशन वर्ड को खाली गौर करके देखिए, डी अलग है और लिमिटेशन अलग है, डीलिमिटेशन कहें या डेलिमिटेशन कहें, है ना, तो बात समझिए, यानी कि जो लिमिटेशन करे। देखिए अब क्रिकेट खेले हो, अब देखना बचपन में जब आप बैट बॉल खेल रहे होते हैं तो जिसका बैट होता है वही अंपायर हो जाएगा, वही पहला बैटिंग जाएगा, वही पहले बॉलिंग करेगा, आउट होगा तो देगा भी नहीं, है ना। तो प्रॉब्लम यह है कि हर एक चुनाव में या किसी भी मैं आपको खेल बता रहा हूं लेकिन आपको समझना क्या है, आपको चुनाव समझना है। हर एक चीज में लिमिटेशन होना चाहिए, अगर लिमिटेशन नहीं होगा तो वो गड़बड़ है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो लिमिटेशन होना जरूरी है। तो इसको क्या कहते हैं, डेलिमिटेशन कमीशन एक बनाया गया ताकि जो कंट्रोल कर सके, लिमिटेशन को लोग पार ना कर सके उसके लिए। तो इसको आपको कह देते हैं परिसीमन आयोग, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग इसको कहते हैं। ठीक है, यानी परिसीमन यानी सीमा को ना लांघने देने का आयोग को कहते हैं परिसीमन आयोग, डेलिमिटेशन कमीशन। फिर आपका हु वाज, देखिए इसको वीवीआई कर लो, हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इंडिया, मतलब पहले चुनाव आयुक्त, प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये थे आपके सुकुमार सेन। कौन थे, सुकुमार सेन। जब 25 जनवरी 1950 को आपका ये चुनाव आयोग का गठन किया गया उस समय पहले जो आपको आयुक्त थे यानी कि उसके कमिश्नर जो थे वो थे आपके सुकुमार सेन, सुकुमार सेन बैनर्जी। ठीक है, तो ये हुआ आपके सुकुमार, तो आंसर हो जाएगा सुकुमार। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, इस पर भी पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, विच इज नॉट अ डिफीट ऑफ द इंडियन, क्या कहता है, विच इज नॉट अ डिफीट ऑफ इंडियन इलेक्ट्रल सिस्टम, यानी भारतीय चुनाव प्रणाली में दोष नहीं है। तो दोष कैसे नहीं है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका फेयर इलेक्शन, क्योंकि भारत का जो इलेक्शन होता है वो फेयर होता है, निष्पक्ष होता है, किसी के पक्ष में नहीं जाता है। कहने मतलब कि इलेक्शन कमीशन जो होता है चाहे कोई कितना ही बड़ा रईस क्यों ना हो उसके पक्ष में कभी भी ये नहीं जा सकता है, क्योंकि यहां पर आम आदमी का हक को मारा जा सकता है। अगर वो पक्षपात करेगी तो फिर संविधान होने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमारा देश में फेयर इलेक्शन करवाया जाता है और होता ही है। हालांकि विपक्ष वाद विवाद बहुत है, उससे मिलकर लेके आओ। फिर कहता है आपका 16 नंबर, समझिएगा, एक अन एग्जाम्पल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इज, यानी कि समान अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली का एग्जाम्पल क्या है। समान अनुपातिक, समानुपातिक जिसको कहते हैं, यह बहुत पेचीदा चीज है, समझिएगा। समानुपातिक क्या होता है, यानी जिसको आप कह सकते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी समानुपातिक। देखिए ये आपका एग्जाम्पल कहां से लिया गया, तो ये आपका नीदरलैंड का है। कहां का है, नीदरलैंड का है। ठीक है, अब मेरी बात समझ, समानुपातिक क्या होता है, इसमें ये नीदरलैंड और इजराइल दोनों में। ठीक है, तो ये जो पार्ट है समानुपातिक यानी जो आपका प्रोपोर्शनल जो है, इसमें ये होता है किसी बड़े से क्षेत्र को पूरा चुनाव का क्षेत्र कह दिया जाता है। उसमें से जो लोग होते हैं वो किसी लोग को ना देख करके वो डायरेक्ट किसी पार्टी को वोट करते हैं, और पार्टी में जब पार्टी और हर एक पार्टी को मतलब कि नेशनल लेवल का उसको मतलब दर्जा दिया जाता है। जैसे भारत में क्या है, जैसे जेएमएम हो गया, तो जेएमएम, जैसे हम झारखंड से हैं तो जेएमएम आपका जो है वो क्या है, नेशनल पार्टी है? बिल्कुल नहीं है नेशनल पार्टी। ठीक है, हालांकि नेशनल पार्टी ये घोषित किया गया है क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा सीट ले आए। आधा से ज्यादा सीट आप किसी राज्य में अगर ले आते हैं विधानसभा में तो या लोकसभा में, तो आपको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। लेकिन क्या ये वहां तक गई? नहीं। कहने का मतलब ये है कि इजराइल और नीदरलैंड में चाहे एक सीट क्यों ना लाया जाए, कोई भी पार्टी अगर लाया है तो उसको
वहां पर यानी कि उसके संसद में सीटों का बराबर बराबर बंटवारा होता है, वोटों का बराबर बराबर बंटवारा होता है, ताकि पावर्स जो सत्ता की जो साझेदारी है वो किसी में ऊंच नीच ना रहे, यानी कोई पार्टी का उल्लंघन ना कर सके। तो ये हमारे भी देश में है, तो हमारे देश में नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, पर ये प्रोपोर्शनल क्या होता है, समानुपातिक, जो आपका एग्जाम्पल है नीदरलैंड का, ठीक है। तो हमारे देश में नीदरलैंड से भी कुछ लाया गया है ना, यानी कि समानुपातिक पद्धति, प्रोपोर्शनल इलेक्शंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द इलेक्ट्रॉल, देखिए हम आपके टॉपिक एनसीईआरटी टॉपिक का हर एक टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन यहां पर बता रहे हैं, और ये छूट नहीं सकता, और आपको भी एकदम नहीं छोड़ना है, ठीक है। 17 नंबर, द इलेक्ट्रल सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, क्या बोलता है, चुनाव प्रणाली, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये बड़ी मजेदार बात है, आपका सेकेंड टॉपिक में आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी का बुक में। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, इसका मतलब क्या समझे, ये सबसे पहले इसका आंसर होगा प्लूरैलिटी सिस्टम, ठीक है, यानी बहुलता प्रणाली। आप एक चीज को समझ सकते हैं, मेरा इंक खत्म हो गया है, छोड़िए, आप एक चीज समझ सकते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट कहने मतलब ये है कि एक देख रहे ये लोकसभा है और ये राज्यसभा, थोड़ा सा रुकिए मैं इंक डाल, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, इसमें क्या होगा, देखिए ये लोकसभा या राज्यसभा कहने मतलब जिसकी सीट ज्यादा होगा वही उसी का पार्टी बनेगा या उसी की सरकार बनेगी। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जिसकी बहुलता ज्यादा होगा, जिसकी सीट ज्यादा होगी, जो चुनाव में सबसे आगे, दौड़ में सबसे आगे रहेगा, उसी को चुना जाएगा या उसी के पार्टी को ही चुना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करिए, द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा, जी हां, लोकसभा में कितने सीटों को रिजर्व्ड किया गया, आरक्षण दिया गया है शेड्यूल कास्ट को, है ना, यानी अनुसूचित जातियों को, तो ये हो जाएगा आपका 79। देखिए अगर ये रिजर्वेशन नहीं दिया जाता, रिजर्वेशन को बहुत सारे लोग गलत मानते हैं, ये गलत तरीका है ना, लेकिन ये गलत बिल्कुल भी नहीं, रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत झेले हैं, बहुत समस्याओं से रहे, दलित, शोषित, आदिवासियों, अभी भी उतना कहाँ ध्यान दिया जाता है आदिवासियों के ऊपर, वो कहने के लिए लोग कहते हैं, लेकिन फिर भी अभी तो ये रोजमर्रा की जिंदगी को जीते हैं ना, तो इनके लिए, इनकी बातों को सुनने के लिए, इनके दुख सुख को सुनने के लिए यहाँ पर 79 यहाँ पर 79 यहाँ पर आपका रिप्रेजेंटेटिव को आरक्षित रखा गया, यानी कि जितना आपका सीट है टोटल उसमें से 79, इतना ये जो है सिर्फ यही लोग यहां पर आएंगे, दूसरा कोई भी नहीं आ सकता है, जैसे आपके रामविलास पासवान थे, है ना, इस प्रकार के, ठीक। फिर कहता है कि चुनाव प्रणाली के लिए प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया, यानी चुनाव प्रणाली कैसे होगा, किस प्रकार होगा, तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, ये आपको खुद से बताना, ठीक है, कि चुनाव प्रणाली के लिए संविधान में कितने आर्टिकल में इसका प्रावधान है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है और वीडियो को लाइक जरूर करें, और भी जो एनसीईआरटी का जो भी चीज़ है मैं आपको इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगा, और सब्सक्राइब कर ले चैनल को। थैंक यू सो मच, जय हिंद।